नमस्कार। नौजवान हिंदुस्तान को मेरा सलाम। मैं हूं विजय त्रिवेदी और मेरी सहयोगी अलका शाही। आप सब लोगों को आदाब, सलाम, राम राम। हम यूथ है तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की सोच को परिवर्तित कर सकें। जो कैपेबल है उसे तो मौका ही नहीं दिया जाता ना। हिंदुस्तान में लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, मैदान सज गए हैं, उम्मीदवार अपने अपने पर्चे भर रहे हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स नौजवानों के मुद्दों को समझते हैं, नौजवानों की परेशानियों को समझते हैं, उनके इश्यूज़ पर कुछ चर्चा कर रहे हैं? क्या उनके घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टोज में उस पर चर्चा हो रही है? और किस तरह से हिंदुस्तान का नौजवान हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को देखता है, इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारा खास कार्यक्रम फर्स्ट इंडिया का हमसे है इंडिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं जयपुर के प्रतिष्ठित आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के परिसर में, जहां पर बहुत ही टैलेंटेड, एडवांस और एनर्जेटिक जो ऑडियंस है हमारे साथ है और बहुत ही टैलेंटेड पैनल हमारे साथ है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति में मसल और मनी पावर की, यानी पैसे और ताकत की किस तरह से जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावों में, पॉलिटिक्स के अंदर, खास तौर से वोट डालने के लेकर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम युवाओं के साथ चर्चा करेंगे और उन सब पर बात करेंगे कि युवा आखिर में क्या चाहते हैं हमारे राजनेताओं से। हमारे साथ खास पैनल में हैं प्रिंसिपल डॉक्टर IC शर्मा साहब, भारत भूषण जैन साहब और GK प्रशांत जी और रूपनीत चड्ढा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा साहब, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी है जहां पर बिना मनी एंड मसल पावर के चुनाव जीते जा सकते हैं? देखिए, कुछ जगह ऐसी हैं या कुछ नेता लोग हमारे ऐसे हैं जहां पे ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है, लेकिन हम सभी को एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकते कि वो पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हो या मसल्स पावर का यूज़ नहीं करते हो। लेकिन जो गंदगी फैल गई है, वो कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इस वजह से मछलियों की तादाद ज़्यादा है या मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, जो कि हमारे यूथ्स को, हमारी यंग जनरेशन को, जिसको साफ करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। जैन साहब, या कहें शार्क की ज़रूरत है जो उनको खाए। लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप में तो भले ही मनी एंड मसल पावर हो, लेकिन क्या हमारा वोटर भी जो है वो उससे जो है प्रभावित हो रहा है, उस पर असर पड़ रहा है? वो क्या वोट जब डालता है, वोटर के तो पास वो चॉइस ही डरता नहीं है। अब बात करें तो वोटर के पास चॉइस ही नहीं है। चुनाव में मान लो 4 लोग खड़े हो रहे हैं तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या तो बीजेपी या कांग्रेस या आप पार्टी जो भी आ रही है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन सब एक दूसरे पे काली फेंक डाल रहे हैं। मैंने अभी कल मैंने वाराणसी से केजरीवाल साहब का सुना, मोदी साहब को सुना, सब अपने वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए हैं, वो कोई कह रहा है कि ये सब गंदा कर रहे हैं, लेकिन तथ्य किसी के पास नहीं है। मीडिया का जो रोल है शायद वो कम हो गया है। मीडिया भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है पैसे से, कहीं ना कहीं। मैं नहीं कह रहा कि हर एक चैनल इन्फ्लुएंस है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मीडिया वो चीज़ें नहीं दिखा रही है। मान लीजिए कि केजरीवाल ने जिन्हें कहा कि 60,000 उद्योग वहाँ बंद हो गए हैं या 6,000 लोगों ने वहाँ सुसाइड कर लिया है, तो क्या मीडिया उस तथ्य पे काम कर रहा है? क्या वो उस पर जा रहा है कि केजरीवाल साहब ने ये कहा तो क्या वो सही है? तो जनता को पता ही नहीं है, मेरे वोटर्स को भी नहीं पता होगा, मेरे को भी नहीं पता। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उस चीज़ को जा के देखूं। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है। प्रशांत साहब, बात आई पैसे और ताकत की। सर ने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स में बहुत सारी मछलियां गंदी हैं। जैन साहब कह रहे हैं कि मीडिया पर भी उसका असर है। आपको लगता है कि किस किस चीज़ों पर पैसे और ताकत का असर दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में? अगर पैसे से खरीद सकते हैं वोटर को तो बहुत आसान है, और अगर वोटर नहीं बिकता है पैसे से तो फिर उसको तो मीडिया को मसल पावर से उसको वोटर को खरीद सकते हैं, दबा सकते हैं। तो इस तरह का सिनेरियो अभी बना हुआ है 2014 में। और मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। जंगल में बकरी को राजा बना देते हैं, तो बकरी जब राजा बन जाती है, सारे जानवर मिलके बकरी को राजा बना देते हैं, तो शेर क्या करता है, बकरी के बच्चे को किडनैप कर लेता है। तो बहुत बकरी जाती है, मतलब तो यहाँ वहाँ सब ढूंढते हैं, बंदर को कहते हैं। तो बंदर को कहते हैं कि आप लेके आओ, अब हम मेरे बच्चे को आप छुड़ाओ, क्योंकि हमने आपको जंगल का राजा बनाया। तो
बंदर को जंगल का राजा अचानक बना देते हैं तो बंदर यहाँ भागता है वहाँ भागता है, 2 महीने तक इसी तरह से भागादौड़ी चलती रहती है, पर अंत तक वो बकरी के बच्चे को ढूंढ के नहीं ला पाता है। फिर बकरी जाती है और कहती है कि हमने आपको जंगल का राजा बनाया, अब आप बताओ कि मेरे बच्चे का क्या होगा। तो बंदर कहता है देखो मैंने भागादौड़ी में कहीं कमी नहीं रखी, 2 महीने से लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंत तक मैं आपके बच्चे को ढूंढ के नहीं ला सका। फिर शेर अगले दिन बकरी के बच्चे को लेके आता है और ये बोलता है कि ये सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मैं ये दिखाना चाहता था कि जंगल का राजा जो है वो सिर्फ शेर ही हो सकता है। जी मैडम, क्या आपको लगता है कि जंगल का राजा जो है सिर्फ शेर हो सकता है? हिंदुस्तान की जो राजनीति है, खासतौर से डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो सबको मौका मिला है, बकरी को भी राजा बनने का मौका मिलता है, शेर को भी राजा बनने का मौका मिलता है और बंदर भी राजा बन जाता है। क्या आपको लगता है कि अभी वही सिस्टम चलना चाहिए कि शेर ही राजा बने? नहीं, मतलब डेमोक्रेटिक अगर हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में एजुकेटेड यूथ का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम सब साथ देते हैं डेमोक्रेसी का, तो आपने जो आज मुद्दा छेड़ा है आज के यूथ के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब समझें कि हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, पर क्या हम वाकई में डेमोक्रेसी को मानते हैं? क्या हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, या हम खुद कहीं ना कहीं उस मनी या मसल पावर में कुचलते जा रहे हैं? सो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं नहीं मानती कि एक सिर्फ शेर है जो राजा बन सकता है। सो शेर की काबिलियत है जो राजा बनने के लिए लायक है, इस पर जोर देना चाहिए। यहाँ पर हम सवाल करेंगे बच्चों से, जैसे मैडम ने कहा कि काबिलियत जो है वो लोकतंत्र में राजा बना सकती है किसी को। क्या आपको लगता है कि काबिलियत जो है लोकतंत्र में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चुनावों में खास तौर से? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैम ने कहा कि शेर ही राजा नहीं बन सकता क्योंकि डेमोक्रेसी है, क्योंकि अगर वो शेर को अगर वही हमेशा राजा बन रहा है तो वो शेर राजा नहीं तानाशाह बनने में उसे देरी नहीं लगेगी। हमारे पास हिटलर सामने आएंगे, एक राजा नहीं सामने आएगा। यस मैम, क्या आपको लगता है कि शेर को ही राजा बना रहना चाहिए लोकतंत्र में और वो तानाशाह बन जाता है यदि वो लगातार राजा रहता है? तो बदलाव ज़रूरी है। बदलाव तो ज़रूरी है ही, क्योंकि जब आपके पास पावर होती है आप सोचते हो बस मैं ही हूँ, और जब वो पावर चली जाती है तभी आप देखते हो कि हाँ भाई असली प्रॉब्लम क्या चल रही है। और जब वो आपके पास सारे मीन्स वही चीज़ कि अगर आपके पास शहद है तो आपको मीठा लगेगा, नहीं है तो खारा लगेगा, वही है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। पीछे आप बताइए, क्या आपको लगता है कि काबिलियत ही जो है डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? क्या काबिल लोग ही चुने जाते हैं? मैं समझता हूँ काबिलियत बहुत ज़रूरी है। जैसे काबिल व्यक्ति सब चीज़ों को समझ पाता है, क्या मेरिट्स होती है क्या डिमेरिट्स होती है, उसे अपने ही लोगों को नहीं देखना होता है। इंडिया में ज़्यादातर आज जहाँ भी वोटिंग होती है एक कास्टिज्म देखा जाता है, जहाँ भी देखे वोट यहाँ तक कि दागियों को भी दिया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम यूथ हैं, हम जो वोट देते हैं हमें अपने देश का विकास देखना चाहिए। हम कहाँ हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है ये देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे घरेलू लोग कौन हैं। इसमें हो सकता है हमें कुछ लॉसेस भी हो, लेकिन फिर भी हमें ऑल इन ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट देखना चाहिए। जी, बहुत सुंदर बात। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोग काबिल लोगों को चुनते हैं? जी, कहीं ना कहीं बात ये आती है कि हम काबिल लोगों को कहीं कहीं चुनना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि हमारा मेन मुद्दा यह है कि पैसा और मसल पावर, ये कहीं ना कहीं ये बात होती है कि हमारे जो हम एक अच्छे नेता को जो चुनना चाहते हैं वो हम नहीं चुन पाते हैं, क्योंकि वह अपनी राजनीतिक नीतियाँ और जो भी है वो उनका जो आप मसल पावर से डरते हैं या पैसे के लालच में रहते हैं? नहीं, लालच, देखो हम यूथ की बात जहाँ पे आती है तो हम जो यूथ हैं वो कहीं न कहीं इसी मौके पे है कि हमको एक बहुत ही सुशासन मिले, बहुत ही अच्छा नेता मिले। जैसे यहाँ पे हम अभी कैसे मिलेगा? हम यही देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है कि सारे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अच्छा से अच्छा दल हो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अभी हमारा जो वोट बैंक है उसको लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर क्लेम लगा रहे हैं, चाहे वो हमारे बीजेपी के जो पद नेता है वो हो चाहे कोई हो। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो यूथ का है, जो उनका डेवलपमेंट या वो कई मुद्दे तो नजर ही नहीं आ रहे, वो ये नहीं बता रहे कि हम क्या नया कुछ करेंगे। क्या आपको लगता है कि यूथ के जो मुद्दे हैं वो इश्यूज होते हैं चुनावों में? यूथ की कोई चिंता कर रहा है पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी? हाँ करते तो हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। वो इलेक्शन के पहले तो बहुत मैनिफेस्टोज बनाते हैं, वादे करते हैं लोगों से, बट उसके बाद वो सब भूल जाते हैं क्योंकि उनके पास पावर आ जाती है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जो आपने कहा कि हम लोग काबिल इंसान को वोट करते हैं, यानी हम करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं करते नहीं है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगी।
छोटी स्टोरी बताना चाहूँगी कि हमारे जो वोटर्स हैं उनमें भी काबिलियत अगर हो, वो भी एजुकेशनल हो, तो ये हो सकता है एजुकेटेड हो। क्योंकि एक बार मेरी 4-5 साल पुरानी बात है, मेरे घर में एक आंटी काम करती, उन्होंने मेरे को बोला मुझे छुट्टी चाहिए, वोट डालने जाने। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने उनसे मजाक में ऐसे पूछा कि आप किसे वोट देंगी? तो उन्होंने कहा कि मैं वोट देना तो एक पार्टी को चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं दूंगी। तो हमने पूछा क्यों? तो कहते हैं कि कल हमारे मोहल्ले में वो लोग आए थे दूसरी पार्टी के, और उन लोगों ने हमें पैसे दिए हैं, और अब मेरे 5 बच्चे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं पैसों पे जाऊं या फिर ये देखूं कि वो समाज के लिए कौन काम करेगा? आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर मंजिल तक पहुँचना है तो ज़रिया बदलो, मंजिल तक पहुँचना है तो ज़रिया बदलो। भीड़ में चल के कुछ हासिल नहीं होगा, अपना नज़रिया बदलो। तो हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। अगर हम देखते हैं किसी को कि आप मतलब कि काबिलियत देखना चाहोगे, तो आप उस काबिलियत को कैसे देखोगे? दुनिया में कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। हर पार्टी आकर के आपको यही बोलेगी कि हम आपके वादे ये पूरा करेंगे, हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। कोई आकर के आपको पैसा दे रहा है, तो ये आपकी सोच होनी चाहिए कि आपको किसको चुनना है, आपको किसको आगे ले जाना है। और ये आपका डिसीजन तब बनेगा जब पैसा आप तो उस ले चीज़ लेना में चाहिए ना, इंटरेस्ट लोगे। पैसा लेने के बाद तय करना चाहिए। अगर आपने पैसा ले लिया तो फिर आप बिक ही गए हो, फिर तो आपको करना पड़ेगा जो सामने वाली पार्टी कह रही है। सर, हमारी पॉलिटिक्स में काबिल लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कुछ अच्छा काम करना चाहता है तो उसे हटा दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा शशि थरूर साहब का। एक टाइम पे वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने पाया कि पुणे के पास एक लवासा सिटी है जहाँ गलत काम हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। उन्होंने उस पर रोक लगाई, तो उन्हीं को ही उनके डिपार्टमेंट से हटा दिया गया। तो मतलब कोई अच्छा काम करना भी जाए पॉलिटिक्स में तो करने नहीं दिया जाता है, हमेशा रोक दिया उनको जाता है। हटाया गया था दूसरे काम के लिए कि वो एक क्रिकेट टीम के लिए, आईपीएल टीम के लिए गलत तरीके से पैसे का जी इस्तेमाल नहीं कर रहे सर, थे। वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे और उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में लगा दिया गया था, उन्हें रूरल डिपार्टमेंट में लगा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे वो करप्शन को बाहर ला रहे थे। जो भी धोखा वगैरह हो रहा था, नुकसान हो रहा था, उसे बाहर ला रहे थे। क्या आपको लगता है कि जो योग्य लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो नहीं रह सकते राजनीति में? ईमानदारी, सबसे पहले वर्ड से ही पता चलता है कि एक इंसान अगर ईमानदार है तो वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा। जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो ठीक है, अगर आपको रोड पे गिरे 100 रुपए का नोट मिल गया, ठीक है, हमने नहीं उठाया, 4 जगह ढिंढोरा पीटेंगे हमने नहीं उठाया, 10 लोगों को बताएंगे हमने नहीं उठाया। जब आप नहीं उठा रहे हो इसका मतलब है आप अंदर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके, तो आपको दूसरों को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप कितने ईमानदार हो। सर, हमारे रूरल एरियाज़ में भी ऐसा देखा जाता है। आप अब लोकसभा चुनाव ही नहीं देखे, आप सरपंच के चुनाव भी देखे तो काफ़ी कुछ दिया जाता है उन्हें, लोगों को बहकाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तो वो सब खरीदते हैं। जो भी सरपंच के लिए खड़ा होता है या कोई भी लोकसभा का कोई उम्मीदवार भी खड़ा होता है तो वो सब खरीदते हैं। ऐसा होता है सर, होता है सरपंच के चुनाव में, देखिए कॉलेज के चुनाव में भी ऐसा होता है? सर होता है, होने को होते हैं सर। सर, मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में चुनाव नहीं होते हैं, ऐसे चुनाव नहीं होते हैं। नहीं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के उसमें सर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं वो लोग, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ना, तो फिर कहाँ से आप उम्मीद कर रहे हैं सुधार की? बेसिकली वो पावर चाहते हैं कि स्टार्टिंग वहीं से है। ये बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो जितने भी नेता हैं वो सारे आजकल नेता हैं। राज्यपाल जी, देखिए, पावर के दो तरीके, एक तो हम आगे बढ़कर पॉलिटिक्स में आए, दूसरा हम पॉलिटिक्स की गंदगी को साफ करें। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा यूथ इस चीज़ पे अड़िग हो जाए कि किसी भी दागी मंत्री को या दागी नेता को हम वोट नहीं देंगे, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। हम ऐसे लोगों को चुनें जो वहाँ जाकर हमारे बारे में सोचें, जिसके ऊपर कोई एलिगेशंस ना हो, साफ सुथरी छवि हो। मैं कहता हूँ किसी पार्टी, सर, ये जिम्मेदारी जो है यूथ पर क्यों सौंपे? हम और आप क्यों नहीं करते? हम और आप तो दागियों को चुनते रहे हैं, अब उनका जब मौका आया तब आप उनको ज्ञान दे रहे हैं। सर, 70 साल के आदमी से आप 10 साल की उम्मीद करते हैं? कोई 70 साल का आदमी, उसको कितने साल जीना है? 10 साल, मैक्सिमम 10 साल, और इनको 50 साल जीना है। तो आखिरी 10 साल में तो ईमानदार हो जाइए आप। हम ईमानदार ही हैं, हम तो ईमानदार ही हैं। आपका मतलब हम सब जो लोग हैं, जो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, उनको ईमानदार होने की जरूरत है ना। यदि हम ईमानदार हो जाते तो आज इनको कहना नहीं पड़ता, ये प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। आपको जैसे गांव में जाके पैसे का खेल खेला जाता है, अगर ये गरीबी पहले से ही हटा दी जाती तो कोई बिकता ही नहीं।
अगर किसी ना कि देखो इंसान को पैसे की भी ज़रूरत है, आदमी पॉलिटिकल अप्रोच भी चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों का चुनाव करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। और मैं नहीं कहता बीजेपी आए, कांग्रेस आए या आप पार्टी आए, वो कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ किसी की मेजोरिटी आनी ही नहीं चाहिए, सब मिक्स सरकार आनी चाहिए जिससे कि हमारे लोगों का फायदा हो। प्रशांत जी, आपको लगता है कि जो गलती हम कर रहे थे, अगर वो गलती सुधार लेते तो ये सवाल शायद नहीं होता? देखिए, इंडिया में गलतियाँ सुधारना इतना आसान नहीं है, और अगर एक गलती मैंने सुधार भी ली या हम लोगों ने एक गलती सुधार भी ली तो कितनी गलतियाँ हम पहले कर चुके हैं वो सारी हम लोग सुधार नहीं पाएंगे। तो अभी नहीं लगता कि अब सुधारने की जरूरत नहीं, फिर तो कोई करना ही नहीं है कुछ भी, ये कह रहे हैं आप? कैसे? मतलब आप कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलती सुधारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से? नहीं, करने की जरूरत क्यों नहीं है? अगर लोग चाहेंगे, यूथ चाहेगा, तो एक ऐसी सरकार बनेगी कि जितनी भी पार्टियां हैं बड़ी बड़ी है वो यूथ क्यों चाहेगा, हम क्यों नहीं चाहते? मेरा सवाल ये है। मैं खुद भी यूथ हूँ। बहुत सुंदर बात। मैडम, क्या यहाँ बात है सर अपने नज़रिया बदलने की। वो नज़रिया सिर्फ अगर आज हम देखते हैं, हम अपना फ़ायदा देखते हैं, आज मैं देखूंगी तो मैं अपने फ़ायदे से देख रही हूँ। सरकार तो हम पूरे देश के लिए देखते हैं, पूरे देश के लिए चुनते हैं। तो अगर नज़रिया बदलें कि ये जो सरकार है ये मेरे लिए नहीं पूरे देश के लिए आ रही है, और अगर देश का भला है तो मेरा भला है, तो ऑब्वियसली यूथ है या बड़ा है या बुजुर्ग है, सबका नज़रिया बदलेगा तो ऑब्वियसली ये मनी या मसल बहुत सुंदर बात है कि नज़रिया बदलेगा। ब्रेक पर चलना है, लेकिन ब्रेक अगली बार बात करेंगे। ब्रेक पर चलते हैं, लेकिन ब्रेक पर चलने से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज की युवा पीढ़ी तैयार है कि जो गलती मैंने की है, वो तो जवान है, मैं नहीं हूं, लेकिन जो हमने गलती की है उस गलती को सुधारने के लिए ये सारी पूरी पीढ़ी तैयार है? हाथ खड़ा करके थोड़ा सा बताएंगे। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। ब्रेक पर चलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो इस हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलना चाहती है, और इस हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने के लिए आपका साथ रहना भी जरूरी है। तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं जयपुर के प्रतिष्ठित आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, जहां पर बहुत ही टैलेंटेड पैनल और बहुत ही एनर्जेटिक, टैलेंटेड, सिंसियर ऑडियंस है, जिसके लिए मेरे को बहुत शानदार तालियां बजाने की ज़रूरत है, जो हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलना चाहता है। मैडम, आपसे बात करेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हिंदुस्तान की राजनीति में महिलाएँ, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति में ज़्यादा सुधार आ सकता है। आपको लगता है? देखिए, ये कुछ हद तक सही है कि एक हम कहते हैं कि घर में महिला राज करती है, और कुछ हद तक उस घर की जो गृहस्थी है तो महसूस करते हैं, बिल्कुल सही है। उस घर की गृहस्थी उस महिला से ही चलती है, और अगर घर का हर एक महिला है जो घर के हर एंगल को समझती है, हर छोटी मोटी चीज़ पर ध्यान रखती है, जिसको बोलते हैं कि शी इज़ द होम मेकर, शी इज़ द होम मैनेजर, तो अगर वो मैनेज करती हैं उस चीज़ को, और अगर वो सत्ता पर आ जाएंगी और अपनी उस हर बारीक चीज़ पर नज़र रखते हुए चीज़ को संभालेंगी, तो येस, इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाली जनरेशन से। प्रोफेसर, आपको लगता है कि महिलाओं के आने से हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी? डेफिनेटली बदलेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, जहां महिलाओं को आप ज़्यादा ईमानदार पॉलिटिशियंस मानते हैं? यस, पुरुष के मुकाबले अगर हम पुरुषों की बात करें, अगर 100 आदमी भ्रष्ट हैं पुरुषों के अंदर, तो एक महिला मिलेगी भ्रष्ट। दिस इज द डिफरेंस। और मैं दावे से कह सकता हूं, महिलाओं की भागीदारी 30% होनी चाहिए। जैन साहब, क्या आपको लगता है कि महिलाएं भ्रष्ट नहीं होती? नहीं, होती तो है। होती तो है, पर जैसा सर ने कहा कि वो परसेंटेज कम है। नहीं, परसेंटेज तो इसलिए कम है क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन ही कम है। ऐसा नहीं है सर, नहीं, पुरुषों को मुकाबले महिला वैसे ही कम है। 60 महिलाएं एमपी जो हैं, 60 महिलाएं वैसे ही कम है सर हिंदुस्तान में। 60 एमपीज हैं लोकसभा में, या चीफ मिनिस्टर्स हैं 30 राज्यों में से, तो 5 चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर कम ही होगा ना। लेकिन यदि हम उदाहरण लें, अदालत के फैसलों को देखें, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हिसाब से जयललिता जी हमारी मुख्यमंत्री हैं, उन पर डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स का मामला चल रहा है, आमदनी से ज़्यादा जो वो है जायदाद उनकी, उसका मामला चल रहा है। मायावती जी पर चल रहा है, शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी उन पर चल रहा है मामला, इस तरह का राबड़ी देवी जो बिहार की मुख्यमंत्री रही उन पर चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी महिला
जो हैं हमारी, उन पर मामले चल रहे हैं और कई ऐसी महिला नेता हैं हमारी जिन पर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। तो फिर क्यों आप समझते हैं कि महिलाएं जो है, वो तो महिला आ नहीं रही है पॉलिटिक्स में, आती हैं तो फिर एक ही रंग की लगती है? प्रशांत जी, आपको लगता है? एक ही रंग की तो आप नहीं कह सकते हैं। पॉलिटिक्स का रंग जो है ना, वो सब पर चढ़ जाता है। देखिए, पॉलिटिक्स का रंग तो सब पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आदमी एंटर होता है तो पैसा खर्च करके आदमी जीतता है, वो सीट पैसा खर्च करके जीतता है, तो अब वो वापस से उस पैसे को तो कमाएगा ही, रिकवरी होनी है। रिकवरी तो करेगा ही करेगा वो। सर, इसमें अपना भी योगदान है। जैसे मान लीजिए कोई आज कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसके एरिया से मान लीजिए 4 लोग खड़े हो रहे हैं, तो 4 लोगों को डोनेशन दे देगा। वो 4 लोगों को डोनेशन देता है कि चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो सारे पॉलिटिशियन मेरे हिसाब से तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन यहाँ पर कौन बोलना, आप बताइए। मेरा मानना ये है कि ना ही महिला भ्रष्टाचार होती है और ना ही पुरुष भ्रष्टाचार होता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को भ्रष्टाचार बना देता है। तो आप पैसा नहीं चाहते? आप पैसा नहीं चाहते? सर, पैसा कौन नहीं चाहता सर? अगर पैसा में एक अच्छी मेहनत करके अगर हम पैसा कमाएं तो उस पैसे का मजा ही कुछ और होता है, उसका मजा ही कुछ और होता है, मतलब हम जो उसको यूज़ करें। और इसी में हम कह सकते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं हमेशा। अगर कोई अच्छी लेडीज है तो बुरी भी है, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये तो पुरुषों के साथ भी हो सकता है? होता है, लेकिन मैं बता रही हूँ ना आपको, जो पर्सन्स होते हैं वो डिपेंडली जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं। और इंडिया इज अ मेल डोमिनेटिंग कंट्री, वी ऑल नो दिस थिंग, ठीक है? जहाँ पे अगर क्या सब लोग ऐसा मानते हैं? अभी मैडम कह रही थी घर में तो महिलाओं का ही राज चलता है। वहीं, बट इंडिया इज अ मेल डोमिनेटिंग कंट्री। अगर मैं बोलूँ आपको अभी कि 10 लोगों, अगर आपको अर्जेंट अभी यहाँ जितने लड़के बैठे हैं इनमें से किसी से डरते हो आप? नहीं। नहीं, ऐसे नहीं होता। बात यह कि थोड़ा दबा के रखते, पहले से स्टार्टिंग में उसको दबा के रखते। मैं अकेली मैकेनिकल की स्टूडेंट हूं, मुझे लग रहा था यहाँ पर सब पीछे जो लड़के हैं वो आपसे दबे हुए हैं। सर, ऐसी बात नहीं है सर, ज़्यादातर इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा मैं आपको बता, आई एम फ्रॉम यूपी और वहाँ पे पहले हमारी सीएम थी मायावती, मिस मायावती। उन्होंने, ठीक है, आपने बोला अभी कि उन्होंने उनके ऊपर करप्शन, ठीक है। आप अभी लखनऊ जाएंगे, रिसेंटली द मूवी इज कमिंग यंगिस्तान, उसकी शूटिंग लखनऊ में हुई है, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा लिया है वो जेल तुड़वा के उन्होंने काशीराम पार्क बनवाया है और वो बहुत ही शानदार बना है। वाकई में उससे लखनऊ का डेवलपमेंट हुआ है। अभी मुलायम सिंह यादव आए, आपने अभी वर्ड यूज़ किया था मसल पावर। जैसे ही वो आए, रात के 10-10 बजे यही न्यूज़ आ रही है, अभी मुरादाबाद, मेरठ, हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। मायावती के गवर्नमेंट में ये कुछ भी नहीं हुआ था। भारत भिन्नताओं का देश ऐसा कहा जाता है, और आज के वक्त में मैं ये सोचता हूँ कि मैन और मसल पावर उतना मैटर नहीं करती जितना यूथ की सोच मैटर करती है। रेवोल्यूशन के लिए यूथ की सोच को बदलना होगा। मेरे हिसाब से पुराने लोग भिन्नताओं का देश है, इसी भिन्नता को एम करके हमारे पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स खेलते थे। आज अगर मैं अग्रवाल हूं तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ, कोई मेरा करीबी अग्रवाल आज अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए खड़ा होता है तो मैं सबसे पहले उसे वोट दूंगा। यही अगर हम हमारे बेसिस पे सोचें तो हम जाके सरकार को ये नहीं बोल सकते आपने भ्रष्टाचार किया है। वो हमसे ऊपर की श्रेणी के लोग हैं, वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। हमारा काम है वोट देना एक सही इंसान को जो हमारी नज़रों में सबसे सही हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते? भ्रष्टाचार के खिलाफ हम तब लड़ेंगे जब हम हमारे बेसिस पे सोच सकें। हम वहाँ पे जाके लड़ने की सोच रहे हैं जहाँ पर हम है ही नहीं, तो वो तो वर्किंग नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। सर, मेरा ये मानना है कि ना ही महिलाएं भ्रष्ट हैं ना पुरुष भ्रष्ट हैं, ये इंसान की सोच है जो उसे भ्रष्ट बनाती है। जहाँ तक कि पॉलिटिक्स का सवाल है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे देश में नेता हैं जो 5 साल के लिए नहीं, कम से कम 25-30 साल के लिए सोचें। अब जैसे कि अगर मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा, हाल ही में मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसमें ऐसा लिखा था कि ये मध्य प्रदेश में एक मंदिर है जहाँ लोग हनुमान जी की पूजा करें कि हमारा अमेरिका का वीज़ा लग जाए। भाई, हमारे देश में ऐसी सब मेहनती लोग हैं, सब ईमानदार लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं। क्या जरूरत है अमेरिका जाने की? अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत है? और दूसरा मैं मुद्दा कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं ऐसा नहीं, मेरा खुद का मानना है, ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है कि जहाँ सब दूध के धुले हैं। हर जगह ही भ्रष्टाचार है, पर उस पर आम आदमी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना हिंदुस्तान में पड़ता है। और गवर्नमेंट की जो सोच है वो मतलब चाहते ही नहीं ख़त्म करना। अभी इन्होंने बोला कि हम, यदि रेड लाइट पर आपको पकड़ ले पुलिस वाला तो आप क्या करते हो? जी, मैं अपने कागजात दिखाता हूँ, अगर मेरा गलती है तो मैं उसको फ़ाइन देता हूँ। सर, हम यहाँ पर बात कर रहे थे चेंज लाने की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे दीपिका ने बोला कि
मैन और वुमेन में ज़्यादा भ्रष्ट वुमेन नहीं होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लखनऊ में ही मायावती जी ने डेवलपमेंट किया है। पूरे यूपी में बाकी जो भी एरियाज़ हैं लखनऊ के अलावा उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। और चेंज लाने की जहाँ तक बात है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको परिवारों से शुरू करना होगा, एक इंडिविजुअल से शुरू करना होगा, क्योंकि हमारे जो परिवार हैं वही उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम लोग पैसा लो अगर तुम्हें रिश्वत मिल रही है तो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने दोस्त से परिवार में सिखाते हैं ये बात नहीं, ऐसा इन जनरल लोगों में सिखाया जाता है, लेकिन हमें अपने परिवारों की सोच बदलनी पड़ेगी। हम यूथ हैं तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की सोच को परिवर्तित कर सकें। सर एक्चुअली जनरली होता क्या है, हमारे परिवार के जो मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, परिवारजन होते हैं सर, वो कहते हैं कि अगर कहीं पे दंगा चल रहा है तो आप उसमें मत अड़ो। सर अगर जब तक हम उसे खुद से सही नहीं करेंगे सर वो सही कैसे होगा? सर सबसे पहले तो हमें खुद को सही करना होगा सर, हमारे बाद हमारे परिवार को सही करना होगा, उसके बाद सर हमारे समाज को सही करना होगा सर, तभी हम है ना देश को सही कर सकते हैं। तब सर लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, पहले देश को ठीक करना चाहते हैं फिर समाज को ठीक करना चाहते हैं। जब तक आप खुद सही नहीं होंगे तो आप देश को क्या सही कर सकते हैं? सर पहले आप अपने आप को सही कीजिए तब देश सही होगा। सर जैसा कि बोल रहे हैं कि यूथ चेंज कर सकते हैं, पूरे फ्यूचर देश का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, बट हमारे पास यूथ के पास पावर ही क्या है? पावर नहीं है। नो सर। कितने लोग समझते हैं कि यूथ के पास पावर सर नहीं जो हम सिलेक्ट करते हैं जिस कैंडिडेट को, वो भी वहाँ पे जाके वही करता है। वहाँ पे तो आपको स्टार्टिंग में वो रिप्रेजेंट करता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा शरीफ हूँ मीन्स और काफ़ी ईमानदार हूँ, बट सर पॉलिटिक्स का वो रंग ही है कि आप इन करते हो तो वो चढ़ता ही चढ़ता है, वहाँ पे जाने के बाद वो चेंज होता ही होता है। और जैसा कि इसने बोला कि मायावती, सर मायावती ही वो सीएम थी जिन्होंने आईपीएस से अपनी शू साफ कराई थी, तो कैसे हम जज कर सकते हैं कि ये सीएम के लायक है? सर भारत एक भारत में 70% ग्रामीण इलाका है। यहाँ पे ग्रामीण लोग का एक सोच बना होता है वंशवाद का, ठीक है सर। यहाँ पे अब अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाकर पूछते हो कि आप किनको वोट दोगे, तो बोले कि मेरे बाबूजी तो उन्हीं को वोट दे रहे थे, मैं उन्हीं को दूंगा वोट। अब बात यहाँ पे यूथ की आती है, जब तक यूथ जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता सर। क्या आप अपने घर में ऐसा वोट देते हैं कि जो फादर ने दिया या ग्रैंडफादर ने दिया उसके खिलाफ आप वोट देते हैं दूसरी पार्टी को? जी सर मैं एक और बात बोलना चाहूँगा सर, कार के 4 पहिए होते हैं, ना कि ड्राइवर को बदलो, आप कार को चेंज करना पड़ेगा आपको। सभी जो जितने भी राजनीतिक दल है सभी एक समान है, बट उनको आपको चूज करना होगा कि कौन से बेटर है आपके लिए, और ये करेंगे यूथ ही जागरूक कर सकते हैं। और जहाँ तक मीडिया की पावरफुल है क्या, यूथ में पावर है? यस सर, जहाँ तक मीडिया की बात आती है सर, मीडिया को सच्चाई को रूबरू कराना चाहिए सर। मेन बात यहाँ पर है अवेयरनेस की। हम लोगों को ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, हम लोग बीजेपी, कांग्रेस या आप तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को, हम यूथ हैं तो हमें सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज को पढ़ना चाहिए सबसे पहले तो, और जब हम अवेयर होंगे तभी हम सही वोट कास्ट कर सकेंगे। मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों की। पहले हम लोग बोलते हैं कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा। जनता द्वारा तो मीन्स एक वोट है, एक आदमी के पास एक वोट है। एक वोट के बिना पे वो, अगर हम लोग सब मिल जाएं, एक पार्टी को जिताने के लिए हम लोग सब मिल जाएं, यहाँ एक पार्टी आती है बोलती है कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, दूसरे दिन दूसरी पार्टी आती है हमें वोट दीजिए, तीसरे दिन तीसरी पार्टी आती है, तो हम किसे वोट दें? यही तो आपको तय करना है। तो हम उसे ही वोट देंगे ना जो हमें, हमारे जो पेरेंट्स जैसे वोट देते आ रहे हैं। हम लोग गांव में देखते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 ही चलते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। सिर्फ हाथ को देख के लोग थप्पा लगा के आ जाते हैं। क्यों? आप पार्टी माना मैंने कि आप पार्टी ने दिल्ली में चेंज कर लिया अपना, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने रेजिग्नेशन दे दिया है, बट क्या वो आगे फ्यूचर में क्या अच्छे नेता साबित नहीं हो सकते थे? सर इसमें बात है कि अपने नेता ही पढ़े लिखे नहीं है। अभी लास्ट ईयर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यदि आप बात करें वी आर इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हैं, तो हमारे टेक्निकल मिनिस्टर रामकिशोर सैनी जी 5वीं पास थे, मालवीय जी 8वीं पास थे। वो क्या टेक्निकल एजुकेशन को सुधार पाएंगे?
तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम जिसको खड़ा कर रहे हैं वो भी एक पर्टिकुलर आदमी हो। जैसे अपन यूएसए की बात करें, जिस एरिया का जो आदमी है, मतलब जिस फील्ड से जो जुड़ा हुआ है, वो उसी को लीड करता है। मान लीजिए आपने एक 5वीं पास को एक टेक्निकल मिनिस्टर बना दिया, तो वो उसको टेक्निकल एजुकेशन को लेना देना नहीं है, उसको रोजगार से कोई सेक्रेटरी तो पढ़ा लिखा होता है उनके पास। तो सेक्रेटरी इतना, ये बात करें जैसे अभी था कि आईपीएस से उन्होंने जूते साफ करवाए, तो सबकी हालत है। ट्रांसफर कर सबसे देंगे। बड़ी बात है कि सारी जनता को, हमें, इन बच्चों को, आप लोगों को जिताने का या वोट देने का अधिकार है। किसी भी नेता को कॉल बैक करने का अधिकार नहीं है। वो भी होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब जैसे इन्होंने एक संसद बने या मिनिस्टर्स बनते हैं, तो मान लीजिए तो हटा भी सकते हैं कि मान लीजिए एक 5वीं पास को टेक्निकल मिनिस्टर बना दिया, 5 साल बाद तो मिल जाता है। नहीं 5 साल में तो दुनिया चेंज हो जाती है। तो 5 साल में तो पैसे कमाने का अधिकार होगा ना, जैसे भी गवर्नमेंट कॉलेजों में 5 साल में पैसा कमाने का अधिकार मिलता है। 5 साल तक तो वो इतना पैसे वाला बन जाएगा, आप उसको उसको जरूरत ही नहीं है। प्रशांत जी, आपको लगता है कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए? बिल्कुल पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, तभी आप चीज़ों को समझ पढ़ के पाएंगे। तो प्रिंसिपल बनेंगे ना सर, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। आज एक पियोन के लिए 8वीं की, मतलब गवर्नमेंट ने कर दिया कि पियोन बनने के लिए आपको 8वीं पास होना जरूरी है, तो क्या एक मिनिस्टर बनने के लिए उसको एक वेल एजुकेटेड नहीं होना चाहिए? सर, एक आईएएस जो बनता है वो इतनी मेहनत करने के बाद बनता है ना। एंड ही इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट, और एक अंगूठा टेक मंत्री उसको आगे 2 मिनट में हटा देता है। व्हाट इज द सिस्टम? ये पढ़े लिखे इंसानों पे अनपढ़ राज कर रहे हैं। आखिरी सवाल करेंगे ब्रेक से जाने से पहले कि क्या आप सब लोगों को लगता है कि एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए मिनिमम योग्यता होनी चाहिए? हाथ खड़े करके बताएंगे। बहुत अच्छी बात है कि मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। और जैसा प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एक पढ़े लिखे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर अंगूठा छाप जो है वो राज करता है और वो हिंदुस्तान की राजनीति को गंदा कर रहा है। तो ये बदलाव कैसे आएगा, इस बदलाव को कौन लाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद भी। बहुत टैलेंटेड ऑडियंस के साथ, बहुत टैलेंटेड पैनल के साथ हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। तुरंत लौटते हैं और हिंदुस्तान को बदलना ही है।